हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर में लर्निंग एंड मैच्योरेशन चैप्टर के बारे में आगे चर्चा करेंगे। कल हमने लर्निंग क्या है, मैच्योरेशन क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा की थी। और कल हमने सीखने के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में चर्चा की थी। आज हम देखेंगे सीखने के नियम क्या हैं, यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से मुख्य नियमों की सहायता से समझा जा सकता है। ये 3 नियम इस प्रकार से हैं। पहला, तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा, अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा, परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम पहले नियम तत्परता के नियम के बारे में चर्चा करते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम से यह अभिप्राय है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, इच्छुक रहता है या मन से तत्पर रहता है तो वह जल्दी सीख लेता है, क्योंकि तैयारी से सीखने की चाह जब उत्पन्न होती है तो कोई भी चीज़ व्यक्ति को या बालक को कार्य को सीखने के लिए तैयार कर देती है और वह जल्दी सीख लेता है। बाध्य करने पर जल्दी नहीं सीख पाता है बच्चा, अतः बालक को सिखाने के पहले मानसिक तथा बौद्धिक रूप से तैयार करना चाहिए। शिक्षक शिक्षण से पूर्व बालकों में प्रश्नों के द्वारा और नवीन विधियों के द्वारा उसमें तत्परता का विकास कर सकते हैं। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से वह दृढ़ हो जाती है। बार बार अभ्यास करने से मांसपेशियों तथा मस्तिष्क के नाड़ी तंतुओं को उस क्रिया को करने की आदत पड़ जाती है। बालकों के शिक्षण में इस नियम की सार्थकता को भली भांति देखा जा सकता है। पढ़ना, लिखना, चित्रांकन, गणित, खेलना, साइकिल चलाना आदि सभी क्रियाओं में अभ्यास का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अभ्यास के द्वारा किसी भी कार्य में निपुणता आती है, परफेक्शन आता है और भविष्य में वही कार्य करने में सरलता आ जाती है और काम सरल लगने लगता है। तीसरा नियम है परिणाम का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। सीखने से सफलता मिलती है या असफलता, इसका सीखने पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। बालक वही काम करना चाहता है जिसमें उसकी रुचि होती है, उसको सुख मिलता है। इनाम पाने पर वह उस क्रिया को दोबारा दोहराना चाहता है। दंड अर्थात असफलता प्राप्त करने पर वह उस काम को दोबारा नहीं करना चाहता। दंड या असफलता प्राप्त करने पर बच्चे को उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है। वहीं प्रशंसा, इनाम, शाबाशी आदि का सीखने पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। सीखे हुए विषय को स्थायी रखने के लिए उसका अर्थपूर्ण अभ्यास होना चाहिए। बालकों की शिक्षा में इस नियम का व्यापक प्रयोग देखा जा सकता है। जिस काम को करने में बालक को माता पिता तथा अध्यापक के द्वारा प्रशंसा मिलती है, उसे जल्दी करना सीख लेता है और डांट पड़ने पर वह जल्दी नहीं सीख पाता। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। पहला, शारीरिक तत्व। दूसरा, मनोवैज्ञानिक तत्व और तीसरा, वातावरण संबंधी तत्व। पहला, शारीरिक तत्व। यह शरीर से संबंधित तत्व है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें प्रभावित करती हैं। पहला, संवेदन और प्रत्यक्षीकरण।
यानी कि सेंसेशन एंड परसेप्शन। हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें संवेदना होती है, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श, स्वाद आदि, और इन्हीं के द्वारा प्रत्यक्षीकरण भी होता है। यदि कोई संवेदन अंग दोषपूर्ण होगा तो सीखना मुश्किल होगा। जो लोग देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो बालक किसी बात को देर से सीखते हैं या नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि संवेदांग से वे संवेदना नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा, थकान। बालक जब थका हुआ होता है तो कोई बात अच्छी तरह से नहीं सीख पाता। थकान शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। थकान उत्पन्न होने के बाहरी कारण हैं अत्यधिक शारीरिक कार्य, आराम न मिलना आदि। थकान उत्पन्न करने वाले आंतरिक कारण भी होते हैं, जैसे मानसिक चिंता, अपूर्ण भोजन, अपूर्ण निद्रा, दोषपूर्ण नेत्र। थका हुआ बालक किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इस प्रकार थकान सीखने को प्रभावित करती है। अतः थकने के बाद सीखने से पहले विश्राम अति आवश्यक होता है। दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक तत्व। इसके अंतर्गत प्रमुख है प्रेरणा या मोटिवेशन। बालक जो कुछ भी सीखता है उसमें प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ रहता है। प्रेरणा बालक को क्रियाशील बनाती है। प्रेरणा का निर्माण प्रेरकों के द्वारा होता है। प्रेरक किसी भी प्राणी की वे शारीरिक तथा मानसिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित रूप से कार्य करने की ओर आकर्षित करती हैं। प्रेरणा के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। पहला है आंतरिक प्रेरणा और दूसरा बाहरी प्रेरणा। आंतरिक प्रेरक शारीरिक तत्वों की आवश्यकता के कारण प्रकट होते हैं, जैसे सुरक्षा प्राप्ति, अनुकरण, संवेगात्मक प्रतिक्रिया, अधीरता, हर्ष, कलात्मकता और आदतों के अनुसार कार्य आदि। इन सब से सीखने में सहायता मिलती है। बाहरी प्रेरक पर दूसरों का नियंत्रण रहता है तथा इनके प्रयोग से बालक को सिखाया जा सकता है, जैसे पुरस्कार तथा दंड। पुरस्कार एक प्रकार का शक्तिशाली प्रेरक है। इससे बालक को नई नई चीज़ों को सीखने में प्रेरणा मिलती है। यह एक असाधारण प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे बालक अपने व्यवहार को इच्छित मांग के अनुसार मोड़ने का प्रयास करता है। अतः कभी कभी आवश्यकता होने पर दंड का भी प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, प्रशंसा तथा आरोप। कुशाग्र बुद्धि बालकों की अपेक्षा साधारण तथा मंद बुद्धि बालकों पर इनका अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रशंसा का प्रभाव शीघ्र ही पड़ता है और प्रशंसा पाने के लिए बालक कार्य जल्दी सीखता है और अच्छी तरह कार्य करता है। तीसरा है प्रतिद्वंदिता। प्रतियोगिता के रूप में प्रतिद्वंदिता बहुत अच्छा प्रेरक है, परंतु वह सावधानी रखनी चाहिए कि प्रतिद्वंदिता घृणा या ईर्ष्या में न बदल जाए, यानी कि हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। चौथा है प्रगति का ज्ञान। यह बालकों को प्रेरणा देता है। इसी कारण स्कूलों में समय समय पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तीसरा है वातावरण संबंधी तत्व। अधिक गर्मी तथा अधिक नमी बालक की कार्य शक्ति को कम कर देते हैं। अधिक शोरगुल भी बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
नशीली वस्तुओं का प्रभाव मानसिक कुशलता पर विपरीत प्रभाव डालता है। इस प्रकार वातावरण भी बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब हम चर्चा करेंगे सीखने की विधियों के बारे में। बालक को निम्न विधियों के बारे में सिखाया जा सकता है। पहला, अनुकरण विधि, इमिटेशन मेथड। इस विधि में बालक दूसरों की क्रियाओं को ध्यान से देखता है और वैसा ही करने का प्रयास करता है। सीखने में अनुकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा भूल की संभावना बहुत कम हो जाती है और बच्चा जल्दी सीख लेता है। उदाहरण, नृत्य, संगीत, खेल आदि। दूसरा, आंशिक तथा पूर्ण रीति से सीखना। आंशिक विधि में सारी सामग्री को कई भागों में विभक्त करके सीखा जाता है और पूर्ण रीति से सीखने का अर्थ है सारी सामग्री को एक ही साथ सीखना। बालकों को सिखाने के लिए प्रारंभ में आंशिक विधि अच्छी रहती है, क्योंकि बालकों में सारी सामग्री को एक साथ ग्रहण करने की क्षमता या शक्ति नहीं होती है और थोड़ा थोड़ा सीखने पर बच्चे थकते भी नहीं हैं। बालक एक एक संदर्भ को सीख लेता है और बाद में दूसरे से अपना संबंध स्थापित कर लेता है और अंत में पूरा पाठ याद करने पर सभी को एक साथ दोहरा सकता है। तीसरा तरीका है प्रयत्न तथा भूल से सीखना, यानी कि लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। सीखने में इस विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। भाषा सीखना, गणित सीखना, इन सब में यह विधि देखी जाती है। कार्य करने पर और त्रुटि होने पर सुधार करके बालक सीखता जाता है और धीरे धीरे जो त्रुटिपूर्ण क्रिया रहती है वह लुप्त होती जाती है और प्रयास तथा भूल से बालक सीखता है। चौथा, अंतर्दृष्टि, इनसाइट। समस्याओं को सुलझाने में अंतर्दृष्टि अथवा सूझ का बड़ा ही महत्व है। सीखने की विधियों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इसका बौद्धिक स्तर से संबंध है। बहुत कम आयु में यह उतनी अच्छी तरह से कार्य नहीं करती जितनी कि प्रौढ़ आयु में। अंतर्दृष्टि के लिए यह आवश्यक है कि हम समस्या से परिचित हों। उदाहरण के लिए, यदि गणित का विद्यार्थी कठिन प्रश्न को हल नहीं कर सकता है तो वह कई तरह से और भी प्रयत्न करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो कभी कभी वह हार कर चुपचाप बैठ जाता है। फिर उसे यकायक हल सूझता है और वह उसे कॉपी पर हल कर लेता है। धन्यवाद।